दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि अगर आज पाकिस्तान की पटरियों पर भारत में बने लोकोमोटिव दौड़ रहे होते तो क्या नजारा होता? जरा कल्पना कीजिए। हर कुछ महीनों में पाकिस्तान को उन्हीं इंजनों के स्पेयर पार्ट्स के लिए भारत की तरफ देखना पड़ता। शायद यह बात आज किसी फिल्म की कहानी जैसी लगे, लेकिन एक समय ऐसा सचमुच आने वाला था। इतना ही नहीं, जीपीएसआर 6019 का सिंगल भारत की सरकारी कंपनी बीएचईएल ने पाकिस्तान को अपने लोकोमोटिव बेचने का प्रस्ताव भी दे दिया था। अगर उस समय सिर्फ एक फैसला अलग हो जाता तो आज दक्षिण एशिया की रेलवे की तस्वीर बिल्कुल अलग होती। लेकिन आखिरी पल में ऐसा क्या हुआ कि पूरी डील इतिहास बनकर रह गई? इस सवाल का जवाब जितना दिलचस्प है उतना ही चौंकाने वाला भी। साल 2012 पाकिस्तान रेलवे अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी। हालत इतनी खराब थी कि देश का रेलवे नेटवर्क धीरे धीरे दम तोड़ता दिखाई दे रहा था। इसकी सबसे बड़ी वजह वही देश था जिससे पाकिस्तान को सबसे ज्यादा उम्मीदें थीं। साल 2002 से लेकर 2012 तक पाकिस्तान ने चीन से अलग अलग चरणों में लगभग 1000 लोकोमोटिव खरीदे थे। उम्मीद थी कि ये इंजन रेलवे की किस्मत बदल देंगे, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। रिपोर्टों के मुताबिक इन करीब 1000 लोकोमोटिव में से लगभग 800 किसी न किसी गंभीर तकनीकी खराबी का शिकार हो गए। देखते ही देखते पाकिस्तान रेलवे की रीढ़ टूटने लगी, ट्रेनें खड़ी होने लगी, सेवाएं प्रभावित होने लगी और पूरा सिस्टम संकट में फंस गया। उधर भारत में भी एक अलग कहानी चल रही थी। सरकारी कंपनी बीएचईएल को पिछले साल की तुलना में काफी कम ऑर्डर मिले थे। कंपनी नए बाजार और नए ग्राहकों की तलाश में थी। तभी पाकिस्तान रेलवे की तलाश में हरमाने लगी। बदहाली की खबर भारत पहुंची और बीएचईएल को एक बड़ा अवसर दिखाई दिया। बिना समय गंवाए कंपनी ने पाकिस्तान को सीधे 100 नए लोकोमोटिव बेचने का प्रस्ताव दे दिया। दिलचस्प बात यह थी कि उसी समय पाकिस्तान का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भारत आया हुआ। मकसद था दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाना और आर्थिक रिश्तों को मजबूत करना। इसी दौरान बीएचईएल का प्रस्ताव सामने आया, लेकिन यही कहानी ने एक और बड़ा मोड़ लिया। बीएचईएल का प्रस्ताव अपनी जगह था, लेकिन भारत सरकार के पास उससे भी ज्यादा आकर्षक योजना तैयार थी। भारत ने पाकिस्तान को सिर्फ नए इंजन बेचने की बात नहीं की, बल्कि 50 सेकंड हैंड लोकोमोटिव देने और अतिरिक्त 50 लोकोमोटिव लीज पर उपलब्ध कराने का भी प्रस्ताव रखा। 50 सेकंड हैंड इंजनों की कीमत लगभग 350 करोड़ तय हुई, जबकि लीज पर मिलने वाले हर लोकोमोटिव का किराया 21 प्रतिदिन रखा गया। उस समय पाकिस्तान की आर्थिक हालत ऐसी नहीं थी कि वह आसानी से नए इंजन खरीद सके। ऐसे में भारत का यह प्रस्ताव उसके लिए किसी संजीवनी से कम नहीं था। सबसे बड़ा फायदा यह था कि दोनों देशों की सीमाएं जुड़ी हुई थीं। इसका मतलब था कि समुद्री रास्ते से आने वाले भारी भरकम परिवहन खर्च से भी पाकिस्तान बच सकता था। योजना लगभग तैयार थी। तय हुआ कि 2013 से भारत से पाकिस्तान को लोकोमोटिव भेजे जाएंगे और पहले चरण में 10 रिफर्बिश्ड इंजन पाकिस्तान पहुंचेंगे। सब कुछ लगभग तय हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि अब सिर्फ औपचारिकताएं बाकी हैं। लेकिन ठीक यहीं पर कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जब पूरी दुनिया को लग रहा था कि डील अब कभी भी पूरी हो जाएगी, तभी भारत के भीतर ही इस प्रस्ताव को लेकर मतभेद शुरू हो गए। विदेश मंत्रालय इस समझौते के पक्ष में था, लेकिन रेलवे बोर्ड पूरी ताकत से इसके खिलाफ खड़ा हो गया। रेलवे बोर्ड के पास अपनी ठोस वजहें थीं। उस समय भारत की अपनी फैक्ट्रियां देश की जरूरत के मुताबिक पर्याप्त लोकोमोटिव तैयार नहीं कर पा रही थीं। ऐसे में दूसरे देश को इंजन देना आसान फैसला नहीं था। लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं थी, असल चिंता कुछ और थी। समझौते की शर्तों के अनुसार लीज पर दिए जाने वाले 50 लोकोमोटिव का रखरखाव पाकिस्तान के लोको शेड में होना था। भारतीय अधिकारियों को पहले से अंदाजा था कि पाकिस्तान के रेलवे मेंटेनेंस शेड की हालत बेहद खराब है। वहां ऐसा बुनियादी ढांचा भी मौजूद नहीं था जो भारतीय इंजनों की सही देखभाल कर सके। अधिकारियों को डर था कि अगर ये लोकोमोटिव एक बार पाकिस्तान पहुंच गए तो शायद कभी सही हालत में वापस लौट ही नहीं पाएंगे। यहीं से इस डील की रफ्तार धीमी पड़ने लगी। एक तरफ तकनीकी चिंताएं थीं, दूसरी तरफ सरकारी प्रक्रियाओं की लंबी फाइलें और ऊपर से दोनों देशों के बीच लगातार बढ़ता भू राजनीतिक तनाव। इन तीनों ने मिलकर उस समझौते को धीरे धीरे रोक दिया जो कुछ समय पहले तक लगभग तय माना जा रहा था। पाकिस्तान इंतजार करता रहा। महीनों बीते, फिर साल गुजर गया। उम्मीद थी कि शायद अगला साल कुछ अच्छी खबर लेकर आएगा, लेकिन 2014 में भारत में नई सरकार आने के बाद पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला गया। 2015 तक आते आते पाकिस्तान को यह समझ आ गया कि अब भारत से लोकोमोटिव मिलने की संभावना लगभग खत्म हो चुकी है। आखिरकार पाकिस्तान ने दूसरा रास्ता चुना। उसने अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के साथ 55 हैवी ड्यूटी लोकोमोटिव खरीदने का समझौता कर लिया। इंजन तो मिल गए, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी साबित हुई।
बताया जाता है कि ये लोकोमोटिव भारत के प्रस्ताव की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक महंगे पड़े। इसके अलावा हजारों किलोमीटर दूर से उन्हें पाकिस्तान तक पहुंचाने की भारी परिवहन लागत भी अलग से उठानी पड़ी। दूसरी तरफ भारत पर इस पूरी घटना का लगभग कोई असर नहीं पड़ा। भारतीय फैक्ट्रियां पहले से ही बड़े ऑर्डरों में व्यस्त थीं और देश के भीतर ही मांग लगातार बढ़ रही थी। इसलिए यह डील रुकने से भारत की उत्पादन क्षमता पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन सबसे बड़ी हार्तुर मांग लगातार बढ़ रही थी। दिलचस्प सवाल आज भी वहीं खड़ा है। अगर उस समय यह समझौता पूरा हो गया होता, अगर भारत के लोकोमोटिव आज पाकिस्तान की पटरियों पर दौड़ रहे होते, अगर हर कुछ महीनों में पाकिस्तान को स्पेयर पार्ट्स के लिए भारत का दरवाजा खटखटाना पड़ता, तो क्या आज दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों की कहानी कुछ और होती? क्या पाकिस्तान रेलवे करोड़ों रुपए की बचत कर रही होती? और क्या दक्षिण एशिया का रेलवे इतिहास बिल्कुल अलग दिशा में आगे बढ़ चुका होता? इतिहास में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो कागजों पर लिखे जाते हैं, लेकिन कभी हकीकत नहीं बन पाते। यह भी उन्हीं अधूरी कहानियों में से एक है। एक ऐसा मौका जहां सब कुछ तय था, रास्ता भी साफ था, लेकिन आखिरी कदम कभी उठ ही नहीं पाया। और शायद यही वजह है कि आज भी यह कहानी सुनने वाले हर व्यक्ति के मन में एक ही सवाल छोड़ जाती है। अगर उस समय यह डील सचमुच हो गई होती, तो आज तस्वीर आखिर कैसी होती? इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संकेत सिर्फ लोकोमोटिव नहीं है, बल्कि यह है कि आने वाले समय में एशिया की असली ताकत उसी देश के हाथ में होगी जिसके पास मजबूत मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन होगी। आज भारत जिस रफ्तार से रेलवे इंजन, मेट्रो, वंदे भारत ट्रेन, मालगाड़ी इंजन और रेलवे उपकरण दुनिया के अलग अलग देशों को भेज रहा है, उसे देखकर लगता है कि अगले कुछ वर्षों में भारत केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरे देशों की रेल व्यवस्था का भी भरोसेमंद साथी बन सकता है। ऐसे में जो देश आज भारत से दूरी बना रहे हैं, हो सकता है भविष्य में वही देश भारतीय तकनीक और भारतीय फैक्ट्रियों के दरवाजे पर खड़े दिखाई दें। एक और दिलचस्प बात यह है कि किसी भी देश की असली ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं मापी जाती। जब कोई देश दूसरे देशों की ट्रेनों, बिजली, सड़क, बंदरगाह और फैक्ट्रियों को चलाने वाले उपकरण बनाने लगता है, तब उसका प्रभाव बिना एक भी गोली चलाए बढ़ने लगता है। यही वजह है कि दुनिया के बड़े देश अब सिर्फ सैन्य ताकत नहीं, बल्कि औद्योगिक ताकत की भी दौड़ में है। भारत इसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। इस घटना से चीन के लिए भी एक बड़ा संदेश निकलता है। किसी भी उत्पाद को बेच देना आसान होता है, लेकिन वर्षों तक उसकी गुणवत्ता बनाए रखना सबसे कठिन काम होता है। अगर किसी ग्राहक का भरोसा एक बार टूट जाए, तो अगली बार वह सिर्फ कीमत नहीं देखता, बल्कि भरोसा खरीदता है। आने वाले समय में वैश्विक बाजार में वही कंपनियां टिकेंगी जो लंबे समय तक भरोसा बनाए रखेंगी। इसलिए अब केवल सस्ता सामान बनाना काफी नहीं होगा। मुझे लगता है कि भविष्य में रेलवे केवल यात्रियों को ले जाने का साधन नहीं रहेगा, बल्कि यह देशों के बीच राजनीतिक रिश्तों का भी एक बड़ा हथियार बनेगा। जिस देश के इंजन किसी दूसरे देश की पटरियों पर चलेंगे, किसी दूसरे देश की पटरियों पर चलेंगे, उसी देश का तकनीकी असर भी वहां दिखाई देगा। इसलिए आने वाले वर्षों में रेलवे निर्यात को लेकर देशों के बीच प्रतिस्पर्धा और तेज हो सकती है। एक और संभावना भी नजर आती है। अगर भारत लगातार अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाता रहा, ऐसे ही जोड़ बड़ीज में, तो भविष्य में एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व के कई देश यूरोप या अमेरिका की बजाय भारतीय रेलवे तकनीक को प्राथमिकता दे सकते हैं। इसकी वजह सिर्फ कीमत नहीं होगी, बल्कि तेज सप्लाई, कम रखरखाव और भौगोलिक नजदीकी भी होगी। यह भारत को एक ऐसे औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित कर सकता है जहां से पूरी दुनिया के लिए रेलवे समाधान तैयार होंगे।